यस फ्रेंड्स, देखिए कल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगभग सभी, मैं उम्मीद करता हूँ, पूजा पाठ में बिजी होंगे मेरी तरह। और कल थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरे पहलुओं पे नज़र डाली गई। आपको बता दूं, मैं 7 तारीख को FII का अच्छा डाटा रहा था भाई, 7,304। इसमें थोड़ा सा ब्लॉक डील भी होंगी। 2601 करोड़, 13,196 एंड इंडेक्स ऑप्शंस 2,702 एंड स्टॉक फ्यूचर 450 बेचे एंड 352 स्टॉक ऑप्शंस बेचे, लेकिन बाइंग ज़्यादा थी। FII का डाटा अच्छा था। तो दोस्तों देखिए, आज शनिवार है और मैं इंतज़ार कर रहा था US का, मैं इंतज़ार कर रहा था यूरोप का एंड एशिया का। जो डाटा मेरे सामने सब आ गया, उसको समराइज करके मैं क्या कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उसको आप सुनिए। लेकिन सुनने से पहले डिस्क्लेमर पढ़िए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट वीडियो देख के होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरी अपनी व्यक्तिगत एनालिसिस है। एक्सपीरियंस के आधार पे कहो, पढ़ाई लिखाई के आधार पे कहो, एजुकेशन के आधार पे कहो, कुल मिला के हम 7 तारीख को 22,493 गिरने का नाम इंडेक्स ले नहीं रहा था दोस्तों। शुरू में तो गिर गया था, वो काटापिटी थी, एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, लेकिन बाद में ना ही वो ऊपर गया। 423, 523 तो काट दिया था, 525 टच किया। लेकिन दोस्तों, जो ये बंद हुआ निफ्टी 50 22,493 20 पॉइंट प्लस में कैंडल, तो इसने देखिए मतलब टेक्निकली तो ठीक बंद हुआ। बैंक निफ्टी 47,835 -129 पॉइंट, 747 नीचे लगाया एंड 48,071 ऊपर लगाया, बीच में लगभग बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी को भी जो मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से, वो गिरावट का माहौल तो देखा नहीं गया था जैसे आपने पहले FII की गिरावट देखी। कुल मामला FII की बिकवाली का है। तो FII की वो सेलिंग ज़बरदस्त ना मैंने बैंक निफ्टी में देखी और ना ही निफ्टी में देखी। सेलिंग नहीं देखी 6 तारीख को भी और 7 को भी। उसके बाद दोस्तों, जो FII की बाइंग आई और इतना पैसा वो हमारा कंट्री में इन्फ्यूज कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग बेटर, दैट इज़ समथिंग बेटर। क्योंकि गोल्ड अपनी पीक पे है, $2,179 पर ऑन्स। क्रूड 81.90 नीचे आया है। डॉलर इंडेक्स रात में जो कल 102 समथिंग था, आज 103.97 एंड वहाँ की 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड 4.08, वो भी ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मली है। यूरोप कल मिक्स बंद हुआ था। एशिया तो पूरा का पूरा ग्रीन था दोस्तों, कोई भी 8 कंट्री में एक भी कंट्री रेड में नहीं थी। 7 तारीख को मिड कैप हमारे +108 पॉइंट पे ऊपर में बंद हुए थे और एडवांस 1360 थे और डिक्लाइन 830 थे, यानी 6 तारीख का रिवर्स था, कुछ उल्टा था। अभी डो फ्यूचर्स जो दिखा रहा है 50 पॉइंट, रात जो गई है इसमें डो 68 डाउन, और मैंने रात को कई बार ऑब्जर्व किया
150 पॉइंट प्लस 150 पॉइंट माइनस, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था यूएस का मार्केट। नेस्डैक 188 डाउन में बंद हुआ एंड S&P 33 पॉइंट डाउन में बंद हुआ। जो 6 तारीख को 55 पॉइंट प्लस पे था वो 33 पॉइंट डाउन पे बंद हुआ। तो ये प्रॉफिट बुकिंग यूएस में देखने को मिल रही है बिफोर इन्फ्लेशन डाटा, जो आई थिंक 12-13 तारीख को आएगा यूएस में। उसके बाद वो फेड मीटिंग होगी इंटरेस्ट रेट की, वो तो ऐसा सच रहेगा, उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। ये सब डाटा के आधार पे जब जब देखिए अब रिवर्स हो गया मामला, जब जब यूएस मार्केट डाउन दिखता है हमारे मार्केट में, अब वो बिकवाली नहीं आती जो पहले आती थी। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन से मैं वाकिफ नहीं हूँ। यूट्यूब पे जो खबरें आती हैं या टीवी पे तो मैंने देखा नहीं है, टेंशन दैट इज डिफरेंट। वो कभी भी इमर्ज हो सकती है और कभी भी दब जाती है। क्रूड ऑयल को देखते हुए वो सिचुएशन गल्फ में तो लग नहीं रही मुझे, और कहीं से कुछ यूरोप, रशिया, अमेरिका के बीच में हो जाए तो उसका कोई भी जायज़ा नहीं ले सकता दोस्तों। उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा भविष्य में। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ 2024 में जिस तरह से ये कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, एक बार वार जैसी सिचुएशंस या ये हो सकता है 2024 तक। आप बहुत अच्छी तरह अपने आप को संभाल के रखें, लॉन्ग पोजीशंस लंबी ना बनाएं, ये मेरा मानना है दोस्तों। मंडे को मेरा व्यक्तिगत व्यू न्यूट्रल है, मेरा व्यक्तिगत व्यू न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। किस आधार पे? एक तो गिफ्ट निफ्टी 22,661, जो 740 मैंने रात को देखा था दोस्तों, जबकि हम बंद हुए हैं 22,493 पे, यानी अभी भी हम 160 पॉइंट ऊपर हैं। तो ये सब अगर हम समराइज करते हैं दोस्तों, अभी आप नंबर 1 तो वो स्टॉक्स बाय करें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और अपने लो पे हो। ब्रेकआउट वाला स्टॉक कभी बाय मत करो ऐसी सिचुएशन में। अब आप ये सोच लें कि हम टाटा केमिकल 1250 में बाय कर लें, पीक पे कभी भी कोई स्टॉक बाई ना करें। ब्रेकआउट चिल्लाते हैं लोग, लेकिन ब्रेकआउट पे दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। टाटा स्टील भी अपने 160 के आसपास पहुंची है। आने वाले दिनों में इंफ्रा, मेटल, ऑयल एंड गैस में तेजी रहेगी ऐसा लग रहा है मुझे। गोल्ड, तो ऐसे स्टॉक्स को जो फंडामेंटली मजबूत हों और वो अपने लोवेस्ट एप पे हों, कम से कम वैल्यूएशंस पे हों। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए IRB इंफ्रा कलेक्शंस ज़्यादा हैं, इंफ्रा की कंपनी है, टोल इकट्ठा करती है, स्प्लिट भी हो गई है 1 से 10 में, और वो 35-40 रुपये से आज 65-70 रुपये पहुँच गई है। तो जब ये ब्रेकआउट हो जाते हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। 35-70 का मतलब आप समझ रहे हैं, 370 जो 200-250 रुपये चलती थी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब ये कूल ऑफ हों तभी इनको आप कैच करें। जहाँ तक कॉल पुट की बात है, बहुत ही संभल के आपको एक ही लोट में मिनिमम क्वांटिटी में, एंड कॉल की पोजीशन तो कैरी कभी करनी ही नहीं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी भी बढ़ सकता है और आप उसमें ज़बरदस्त ट्रैप हो सकते हैं दोस्तों। ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं सोच रहा हूँ। स्टॉक्स आप लेते हैं, ऑप्शन में लेते हैं, या आप कैश में डिलीवरी में रखते हैं,
तो आपके पास वो एसेट है। जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ भी जाए तो एसेट तो आपके पास रहेंगे, उनको बेचना मत। आपने कोरोना का हाल देखा होगा, जिसने वो एसेट्स रखे और वो काफ़ी गिर गए, लेकिन दोबारा फिर वो वापस उठ गए। लेमन ब्रदर केस में 2008 में तब भी ऐसे हुआ था, गिर गए लेकिन फिर उठ गए। केतन पारेख के केस में गिर गए फिर उठ गए, और हर्षद मेहता के केस में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये 4-5 ओकेजन्स मैंने देखे हैं। एसेट्स में कुछ स्टॉक्स आप अगर बाय करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके पास में एक एसेट रहेगा जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, कब्जा नहीं कर सकता। उल्टा आपको डिविडेंड भी मिलेगा एंड और भी एडवांटेज उन एसेट से मिलेगी। तो पहला तो मेरा ये है कि आप कैश के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में एज पर योर कैपेसिटी रखने की कोशिश करिए। जो न्यू कमर्स हैं बाज़ार में, उनको सिर्फ कॉल पुट दिखाई देता है, इजी मनी दिखाई देती है। दोस्तों अब आने वाले समय में मुझे इजी मनी कॉल पुट के जरिए नहीं दिखाई दे रही। क्यों? एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा अमेरिका के मार्केट्स ब्रेकआउट पे हैं, तीसरा हमारे यहाँ इलेक्शंस हैं। तो प्री इलेक्शन रैली डेफिनेटली, जब रैली का टाइम होगा वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर कुछ अनहैपनिंग, अनहोनी घटना घटित होती है तो आपको प्री इलेक्शन रैली भी कोई मदद नहीं करेगी। इसलिए कॉल पुट की पोजीशन, खासतौर से कॉल की पोजीशन, लिमिटेड एंड कैरी तो करने की बिल्कुल मत सोचिए। बाजार जैसे पिछले 2 दिन 6 तारीख और 7 तारीख को चला और कॉल पुट का प्रीमियम ईट किया दोस्तों, कॉल पुट वालों को बिल्कुल भी कमाने का मौका दिया नहीं। अब 7 तारीख को देख लीजिए, बैंक निफ्टी 47,741 और 47,835 ऊपर सुबह खुला, लेकिन इमीडिएट नीचे आ गया। उसमें फिर कॉल पुट में कोई भी कमाई का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जिसने कॉल ले ली वो भी ट्रैप, जिसने पुट ले लिया वो भी ट्रैप। अब बैठे रहिए नेक्स्ट टाइम के वेट में, दैट इज द प्रॉब्लम। और दूसरी बात है, जब जब यूएस के मार्केट 300-400 पॉइंट गिर के बंद हुए, आपने देखा होगा 6 तारीख को, 7 तारीख को हमारे बाजारों ने ब्रेकआउट दिया विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो वो सिद्ध करता है कि यूएस के मार्केट पे ज़्यादा हम लोग डिपेंड नहीं है। नंबर 2, यूएस के जो फ्यूचर्स हैं आपको अगर ग्रीन दिखाते हैं, वो भी विश्वसनीय नहीं है। रात को वो भी वहाँ के बाजार रेड हो जाते हैं, तो यूएस फ्यूचर का क्या मतलब हुआ? वो भी विश्वसनीय नहीं है। यानी कि देखिए, बाजार में किसी को भी आज आभास नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रेकआउट हो गया यूएस में, हम लोग भी निफ्टी 50 में मैक्सिमम पीक पे ही चल रहे हैं। 493 भी आई थिंक पीक पे ही है, पहले कभी इससे ऊपर तो बंद हुआ नहीं। लेकिन हम ये ना मान लें कि इसको ब्रेकआउट करके ये 600 650 चला ही जाएगा। आपको याद होगा पहले 22,500 के आसपास से ही काफ़ी कुछ नीचे गिरा था बाजार, अभी भी ये उसी मुकाम पे है, अभी भी उसी मुकाम पे है। हम बिल्कुल हल्ला गुल्ला करके कि 23,000 जाएगा, 24 जाएगा, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं 25,000 जाएगा। जाएगा जब जाएगा दोस्तों, अभी तो बाजार में मुझे थकावट एंड ऊपर में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। FII, DII, प्रो, सिंडिकेट्स, एवरीबॉडी इज
प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे। तो इसीलिए नंबर 1 तो मैंने जोड़ दिया है आज कैश के स्टॉक पे, नंबर 2 दिया है ऑप्शन के स्टॉक पे। जैसे हमने 7 तारीख को आईटीसी दिया बहुत नीचे में, ब्रेकआउट पे मैं कोई चीज़ नहीं देता, 405 और 406 पे खरीदिए एंड जब 413-14 पहुंच गया तो हमने इंडिकेशन दे दिया कि अब निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके। ज़्यादातर मेंबर्स निकल गए। उससे पहले भी हमने एक स्टॉक दिया था दोस्तों, भारती 1660-61 पे खरीदिए एंड दोस्तों 1697 पे बेची, चला गया वो सेम डे। उससे पहले भी एक स्टॉक दिया था दोस्तों। ऑप्शन में स्टॉक में कभी मुझे धोखा अभी तक नहीं हुआ। जो भी 8-10 15-20 स्टॉक्स होते हैं उनमें सिलेक्शन करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक दिया था एक दिन, देखिए वो भी बहुत अच्छा सा भागा। एक BHEL में सभी को धोखा हुआ, मुझे नहीं सभी को हुआ। और उस स्टॉक जो हमने 220 पे दिया था वो 220 आया, लेकिन उससे पहले वो 230 भी गया और अभी वो 265। अब फिर उसने 265 पर धोखा दिया लोगों को कि हमने तो गुरुजी ब्रेकआउट पे खरीद लिया उसको, अभी वो 250 आ गया, उसके भी नीचे आ गया। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स देखिए जो धोखा देते हैं, बड़ा दुख होता है उनको लेके। अब आप कहेंगे कौन सा स्टॉक्स ऑप्शन में अब लेना चाहिए। मेरी नज़र अभी तो 2-3 स्टॉक्स पे है एंड फाइनली तो देखिए उनकी मूवमेंट देख के अब समय आ गया है कि पहले से पहले ही आपने स्टॉक ऑप्शन में दे दिया और मार्केट ऊपर नीचे हो गए तो बहुत फर्क पड़ता है। आप मार्केट की मूवमेंट देख के स्टॉक ऑप्शन को ड्यूरिंग मार्केट आवर भी दे सकते हैं, उसमें मूवमेंट आ सकती है। PNB दिया था देखिए 120, 22, 23, 24 में 131 चला गया। अब किसी ने अगर 133 या 132 पे ही लिया हो पहले मार्च के ऑप्शन का, तो उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, भाई ब्रेकआउट पे स्टॉक है, आप ब्रेकआउट पे पकड़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ऐसे ही आपके सामने एक स्टॉक खड़ा है जिसका अच्छा खासा वेटेज है बैंक निफ्टी में, HDFC बैंक। बहुत लोग कह रहे हैं 1500 जाएगा, 1600 जाएगा, CLA ने ये दिया है वो दिया है, 1800 का टारगेट दिया है, लेकिन वो भी श्योर नहीं है, वो भी श्योर नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि किसी के पास उसका पोजीशन नहीं है या इक्विटी में पार्टिसिपेशन नहीं है, उनको भी दिखाई देगा कि भाई मार्केट किस तरफ जा रहा है, तो वो सबसे पहले बड़ी जो बिग फिश होती हैं उन्हीं में सेलिंग करेंगे, लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक एंड SBI बैंक। पांचों में दोस्तों ब्रेकआउट है। एंड आपको बता दूं इतनी हाई फाई वैल्यूएशंस पे सभी प्रॉफिट बुकिंग करना जानते हैं। आप अगर ये सोच लें कि मैं एक्सिस बैंक को 1100 पे पकड़ूं, वो ICICI बैंक को 1100 पे पकड़ूं, एक्सिस बैंक की बड़ी बात आ रही है, तो लेकिन ये ब्रेकआउट पे है, मैंने ब्रेकआउट से गिरते हुए देखा है। इंडस को भी, एक्सिस को भी, ICICI को भी, SBI को भी। तो बहुत ही सोच समझ के ज़्यादा बड़ी वैल्यूएशंस पे आप देखिए, अगर आपने कैश में लिया है तो कैश में चलो 10-20 स्टॉक ले लिए तो पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। आप सोच लेंगे मैं लॉस में क्यों बेचता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यूएशंस पे कैश में भी इस तरह के स्टॉक्स को लेने की मैं बात नहीं कहूँगा। ये अपनी अपनी सोच है। मुझे तो वो स्टॉक चाहिए जो नीचे की वैल्यूएशंस पे, भाई नीचे से तो ऊपर उठ सकता है, थोड़ा भी मूवमेंट बाजारों में आएगा तो अभी मैं न्यूट्रल क्यों हूँ बाजार पे। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा अमेरिका का ब्रेकआउट,
तीसरा अमेरिका की जीडीपी, चौथा अमेरिका के फेड के रेट कट, पांचवा गल्फ क्राइस अभी भी स्टिल है, एंड छठा दोस्तों, वी आर एट pre-election rally of central government, but we are also at peak, at breakout in Nifty 50 particularly. So we should be careful for that. फिर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, particularly calls में limited movement and no carry position please. ऐसे मुकाम पे पुट तो आपकी मदद कर देती है कभी कभी, कॉल मदद नहीं करती। बहुत कुछ व्याख्यान मैंने दिया, कल वो मंडे, ये सब कुछ डाटा देखते हुए मैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव इसलिए हूँ कि एक तो FII का पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन इमर्जिंग इकोनॉमी, दूसरा हमारा GDP 4.3 to 8.4, particularly banks should rejoice. Number 3, if crisis is there geopolitical in Europe and US, investors must shift towards India. उनको इंडिया की तरफ आना चाहिए, आ सकते हैं। और फोर्थ दोस्तों, चाइना में स्टिमुलेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ पैकेज टू एनहेंस इट्स इकोनॉमी। जापान भी पीछे नहीं है दोस्तों। इंटरनेशनली ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, बट फ्यू things are in negative side and few are in positive side. Still in India we are at positive side. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे पहले जोड़ देंगे फंडामेंटली लो एब वाली स्टॉक्स पे, दूसरा आप जोड़ देंगे ऑप्शन वाले स्टॉक्स पे, तीसरा आप जोड़ देंगे प्रॉफिट बुकिंग वाया कॉल एंड पुट इन द सेम डे। इसी कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं दोस्तों। एंड न्यूट्रल, पर्टिकुलरली न्यूट्रल टू पॉजिटिव, स्टिल आई एम ऑन इंडियन मार्केट। कम से कम पोजीशन से रखें, अपने आप को रिलैक्स करें, ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एंड वो समय बाज़ार में कि हम कॉल के ज़रिए पोजीशन कैरी करके ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, आने वाले दिनों में भी मुझे लगता नहीं है दोस्तों। आने वाले दिनों में भी मुझे इतना ज़्यादा लगता नहीं है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। जो पोजीशंस आपके पास हैं, मंडे को थोड़ा हल्का करिए, पुट साइड की भी एंड लॉन्ग साइड की भी। IPO जिसके लगे हैं, कल फिर एक मुझे फ़ोन आया कि IPO का क्या करें। IPO देखिए, मैंने हर्षद मेहता का टाइम देखा, IPO लगे, जिसने बेच लिया, पैसा बना लिया, वो तो अमर हो गया। एंड जिसके पास हैं उस जमाने के IPO दोस्तों, वो किसी काम के नहीं है। अभी भी वही चीज़ चल रही है। लिस्टिंग गेन होल्ड करके रखो, लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी मत रखिए। लॉन्ग टर्म तो कोई भी IPO, चाहे वो कितना भी अच्छा IPO हो, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं रखना है। आपके बेचने के बाद वो 200 रुपये बढ़ गया, डोंट वरी, यू इन्वेस्ट दैट मनी इन ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, TCS, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, टाटा स्टील। ये मेरी एक ज़बरदस्त कवायद है दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपसे। नमस्कार।